हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ जो भी एस्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, उन सभी के लिए ये PYQs हैं जो आप लोगों के पेपर हुए हैं हाल ही में। 2022 का ये पेपर है और उसका पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहे और आगे जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, अभी कोई एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है, बट आप लोगों की जल्दी एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी। आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को बीच में नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ हो जाए। आप लोगों को थोड़ा ही सही बट पढ़ते रहना है, ठीक है। और जो भी बच्चे मेरे क्रैश कोर्स के थ्रू मुझसे जुड़े हैं या फुल कोर्स के थ्रू, आप लोगों को डेली टास्क दिया जा रहा है और टेस्ट भी होगा, तो अकॉर्डिंगली उसके प्रिपेयर करते रहें। आप लोगों की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। जो आप लोगों का क्रैश कोर्स है उसके अंदर पूरा रिवीजन सब कुछ मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। फिर भी किसी को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। देखो, पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है, द एंटायर लाइफ ऑफ फार्म इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। ये आप लोगों को पता है, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे कॉस्ट कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड। तो ये जो डेफिनेशन है ये अकाउंटिंग पीरियड की है। अकाउंटिंग पीरियड कहाँ से 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक होता है, ठीक है। और ये हमने बहुत अच्छे से चैप्टर में समझा भी है, ठीक है। तो एंटायर लाइफ ऑफ, जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कहता है कि पूरी जो फर्म की लाइफ है उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर दो ताकि अच्छे से प्रॉफिट का मेजरमेंट किया जा सके, तो उसे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। हिंदी वालों, लेखा अवधि अवधारणा, ठीक है। फिर है, ऐसा रेशियो, द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर हैव एक्वायर्ड द शेयर फॉर रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर इज कॉल्ड, ठीक है। ये क्या, कौन सा रेशियो, विद्यमान साझेदार जिस अनुपात में सेवानिवृत्ति मृत साझेदार से प्राप्त भाग का अधिकरण करते हैं उसे क्या कहते हैं। ये डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पार्टनरशिप के रेशियो नहीं है ये। तो आप लोगों का कौन सा, गेनिंग रेशियो इज आंसर ऑफ 92, यानी अभिलाभ अनुपात। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेवरेज और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो आर ऑल्सो नोन एज लीवरेज। लीवरेज रेशियो कौन से रेशियो होते हैं? देखो बेटा, रेशियो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, रेशियो को बहुत ज्यादा फॉर्मूले डीप में रटने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इनके ना फॉर्मूलों को समझना और कौन सा फॉर्मूला क्या कहता है, बस ये देख लेना जरूरी है, ठीक है। जैसे रेशो आप लोगों के 4 तरीके से बांटे हुए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सोलवेंसी, ऐसे है ना। तो आप लोगों को वैसे देख लेना है। तो लीवरेज या कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो कौन सा है जिसमें आपको कैपिटल स्ट्रक्चर बताता है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि डेप्ट डेट यूज करें या इक्विटी यूज करें, ये वाले। तो वो कौन से होते हैं बेटा, शॉर्ट टर्म सोलवेंसी या लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म से रिलेटेड होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म। तो यानी मैं आप लोगों को बोलूं, रेशियो से आप लोगों का क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप लोगों को रेशियो के फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने आप लोगों को क्लासेस में करवाया है, रिवीजन में करवाया है, उतना सफिशियंट है, बस बार बार रिवाइज करते रहें। आप लोगों के क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं जाते हैं, बट क्योंकि आप टॉपिक को समझते नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूलाज को रटने लग जाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। अगर आप लोगों ने एक टॉपिक से रिलेटेड सही सी समझ बना रखी है तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे आराम से, ठीक है। फिर है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लाइबिलिटी आज ट्रांसफर टू। जो लाइबिलिटीज होती है वो कहाँ ट्रांसफर होती है? डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब आते ही जब विघटन होता है तो वो रियलाइजेशन अकाउंट में होते हैं, सब कुछ ही ट्रांसफर कहाँ होएगी? ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर है। फिर है, इट इज द बेनिफिट, सॉरी, इफ द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सपेंड अप टू ओनली फॉर वन वन अकाउंटिंग पीरियड, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट है, तो उसे बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एज यू नो, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि 1 साल तक जो बेनिफिट मिलता है उसे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, 1 साल से अबाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नोटिंग चार्जेस कौन से होते हैं? जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में
जब एक बार डिसऑनर हो जाता है बिल, तब जो चार्ज लगाया जाता है वो नोटिंग चार्जेस होता है। और अंडरराइटिंग, अंडरराइटिंग क्या होता है, जब कोई कंपनी अपने शेयर नहीं बेच पाती है और उसके बाद वो अंडरराइटर को बोलते हैं कि मेरे शेयर खरीद लो, या अंडरराइटर गारंटी देते हैं, उनको दिया जाने वाला कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन कहलाता है या अंडरराइटिंग कहलाती है। ठीक है। आप लोगों को मैं हमेशा आप लोगों से ये चीजें बोलती आई हूँ कि प्लीज आप लोग चीजों को ध्यान से पढ़ें, और ध्यान रखने के साथ साथ आप लोगों को किस टॉपिक को कितना पढ़ना है ये भी। अगर आप लोग मेरे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट है या फुल कोर्स के स्टूडेंट है, मैं फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को मेरी क्लासेस के अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। प्लीज बार बार रिवाइज करते रहे, 4 5 6 बार रिवाइज करें। और जो फुल कोर्स वाले स्टूडेंट है, रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू भी करते रहे टॉपिक वाइज। और जो डेली आप लोगों का टेस्ट होगा वो भी आप लोग प्लीज अच्छे से रिवाइज करते रहे। ठीक है। देखो बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डिजायर्स टू रिडीम 5,010% डिवेंचर ऑफ 1,000 ईच एट अवेलेबल सफिशिएंट डिविजिबल प्रॉफिट। देखो, सेक्शन 71(4) ऑफ इंडियन कंपनीज, इसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि जो भी कंपनीज हैं उनको डीआरआर बनाना ही नहीं पड़ता, तो जीरो आएगा। इसका आंसर निकालना ही नहीं था कुछ, बट जिसको पता होगा तो वही तो आंसर कर पाएगा। अब आगे देखो, और ये कॉपी पेस्ट किया गया आरपीएससी के पेपर से। फिर है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉन रिकरिंग बाय नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर increase the capacity of business where the revenue expenditure are maintained. This is right, this is not right. इसमें क्या नॉन रिकरिंग दोनों नहीं होते, एक होता है, एक तो रिकरिंग इन नेचर, एक नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, यानी सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है। आप लोगों को आज के पेपर से ही पता चला है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या है, उसे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है। फिर है आप लोगों का, in which activity all the profits are not distributed among the shareholder as dividend। ऐसा प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स के बीच में बांटा नहीं गया, बल्कि वापस कंपनी में रख लिया गया ताकि उसको री इन्वेस्ट किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, रिटेन प्रॉफिट। ठीक है। ठीक है। या फिर प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स ये बोलते हैं, और ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। आप लोगों को चीजों को ध्यान रखना है बच्चों। और देखो, एस्टेट की ये खास बात है कि वो चीजों को रिपीट करता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये इसी वजह से ये पेपर सोल्व करवाया जा रहा है। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन कैसे होगा, इजी है, बस थोड़ा सा सोल्व करने में। देखो, 1,000 रुपीज डिबेंचर है, सॉरी 1,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज ईच, तो यानी 1 लाख हो गया। ठीक है। 6% डिस्काउंट है, रीपेड 20,000 इंस्टॉलमेंट, यानी 5 इंस्टॉलमेंट बन जाएगी 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 1 2 3 4 और एक और, है ना। ऐसे ऐसे करके 1 लाख में 20-20 हजार की इंस्टॉलमेंट बन गई। इसको वेट दे दो, 5 4 3 2 1। ठीक है, ऐसे। अब डिस्काउंट पूछा है ना, विच अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज राइट ऑफ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर के एंड में, ये रहा ना आप लोगों का। ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट कितना बना, 1 लाख का 6%, आप लोगों का ये बन गया 6,000। करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 6,000, 5 वेट है और टोटल वेट 15, इन सबका ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 4 9 ऐसे 15 आ गया। 5 एकम 5, 5 3 15, 3 से 6 को काटेंगे तो 2,000 आंसर आ जाएगा। आई होप क्लियर है, समझ में आया हो। नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन different component of their total of financial statement of a definite period of time is called। आप लोगों का हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इंटरनल है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजिंग था क्योंकि इसका आंसर दोनों हो सकते हैं आप लोगों के, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी।
समझ रहे हो? द स्टडी ऑफ म्यूचुअल, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कुछ ऐसा डेफिनेट पीरियड में दोनों ही हो सकते हैं। तो ये इसका जो आंसर है वो ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों ही हो सकता है, इसलिए ये बोर्ड ने हटा दिया था इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं इसके। अब है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का। कई 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 बार एक आधे क्वेश्चन अगर बोर्ड की तरफ से गलत कर दिए जाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। R does R doesn't keep proper accounting records of his business. He gives the following information. What will be the profit and loss? ये एक तरह से मैं बोल सकती हूँ सिंगल एंट्री सिस्टम का या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं रखता है। ओपनिंग कैपिटल आप लोगों की ये गिवन है, क्लोजिंग ये गिवन है, ड्रॉइंग मेड ड्यूरिंग और एडिशनल कैपिटल आप लोगों की ये गिवन है। तो आप लोगों को प्रॉफिट निकालना है, आप लोगों को आता भी होगा। ठीक है, तो आप लोगों का फॉर्मूला क्या था? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? 25, क्लोजिंग है 2,50,000। एड ड्रॉइंग, ड्रॉइंग ऐड कर देंगे, ड्रॉइंग कितनी है बेटा? 60,000। और लेस कर देंगे एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कितनी है? 75,000। ठीक है, और फिर ये कितनी आ गई आप लोगों की? आ गई 60, और ये 2,35,000 आ गई। इसमें से लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, तो ये कितनी आ गई? 35,000। आंसर इज 3, आंसर इज थर्ड। ठीक है, आई होप क्लियर है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वही मैंने लगाया है। देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस फैक्टर affecting net profit and capital employed by the chart known as, ये अक्सर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और बहुत सारे बच्चों का गलत होता है। चाहे थ्योरेटिकली पूछे चाहे फॉर्मूले वाइज पूछे, ये क्वेश्चन पूछते ही हैं ड्यू पोर्ट चार्ट, और इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए ताकि आप लोगों का दोबारा गलत ना हो। जो रिप्रेजेंटेशन करता है नेट प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड का एक चार्ट के द्वारा, उसे ड्यू पोर्ट चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हायर जनरेट हायर नेट प्रॉफिट मार्जिन को बताता है, इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिवरेज को बताता है। ठीक है, 1920 में दिया गया था ये। और इसके अंदर 3 चीजें होती हैं बेसिकली। देखो, नेट इनकम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। देखो, एक छोटा सा वो याद करने का, जो यहाँ ऊपर है वही इधर, ये जो इधर नीचे है ना वही ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे है, ये ऊपर आ गया ऐसे। नेट इनकम डिवाइडेड बाय रिवेन्यू, तो रिवेन्यू डिवाइड बाय टोटल एसेट, और टोटल एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। नेट 3 चीज याद रखनी है आप लोगों को। नेट इनकम डिवाइडेड बाय रिवेन्यू, तो रिवेन्यू बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, यानी ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है। ठीक है, ध्यान रखोगे। नेट इनकम डिवाइडेड बाय रिवेन्यू, फिर है आप लोगों का रिवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, और आप लोगों का टोटल एसेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। इज इट क्लियर? आगे चले, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। देखिए बेटा, न्यूमेरिकल करने का ना सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम लोग ना बस उसके पहले फॉर्मूले को देखें। देखो, करंट रेशियो पूछा है आप लोगों से, ठीक है, तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी इतना होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला। अब करंट एसेट कैसे निकाला जा सकता है अपने क्वेश्चन के हिसाब से, और करंट लाइबिलिटी कैसे? देखो, करंट लाइबिलिटी टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, करंट लाइबिलिटी ना टोटल डेट दे रखा है हमें, माइनस आप लोगों का कौन सा क्या दे रखा है? लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, टोटल डेट ये लॉन्ग टर्म लेस कर लेंगे तो हमारा करंट लाइबिलिटी आ जाएगा। तो जब हम लोग 4 to 50,000 में से लेस कर देंगे 27
30,000 तो कितने आ गए हमारे पास? 15,20,000 आ गए। ठीक है, ये हमारी करंट लाइबिलिटी आ गई। ठीक है, एक बार देख लेना एडिशन ना, सॉरी सब्ट्रैक्शन सही है। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों की करंट एसेट कैसे आएगी? जब आप करंट एसेट कैसे आ सकती है बेटा? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज होती है। तो वर्किंग कैपिटल गिवन है, इसका फॉर्मूला ये गिवन है ना भाई। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल गिवन है, ये करंट एसेट्स को एक्स मान लिया, लाइबिलिटी भी गिवन है हमारी, है ना, ये आ गया 15,20,000। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ऐड हो जाएंगे। 15,20,000 में ऐड कर दो 21,28,000 कर दिया। ये क्या आ जाएगा हमारा? 2 3 3 64, है ना, ये आ जाएगा। हाँ यही आएगा। अब बस सिंपल फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, तो 3,00,000 ये आ गया 36,48,000 को डिवाइड कर देंगे 15,20,000 से। ये 30 से 30 कट, ये आप लोगों का आ जाएगा समथिंग 2.4। ये वाला ऑप्शन आएगा आप लोगों का, फोर्थ ऑप्शन। कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिंपल फॉर्मूला लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। लॉन्ग टर्म डेट्स, a ratio which indicates pay long term debts, procedure additional loans informs the ट्रेड ऑन इक्विटी। इक्विटी और डेट्स की बात कर रहा है, तो डेट और इक्विटी रेशियो। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट इज depreciation must be charged so as to ascertain true profit or loss of business when market value of asset is higher than the book value, depreciation not charged। ऐसा कुछ होता है नहीं कि जब मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स इज हायर देन द बुक वैल्यू, ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। तो सेकंड तो इनकरेक्ट है ही। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। 105 का आंसर फर्स्ट आ जाएगा। डेप्रिसिएशन मस्ट चार्ज सो असरटेन द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप लोगों का पैटी कैश बुक इज मेंटेन फॉर द रिकॉर्डिंग। पैटी कैश बुक क्यों बनाया जाता है? पैटी कैश बुक बनाया क्यों जाता है? पैटी पैटी कैश बुक क्यों बनाया जाता है भाई? जो भी पैटी एक्सपेंसेस होते हैं ना, यानी जो भी छोटे छोटे बिजनेस के अंदर एक्सपेंसेस होते रहते हैं और रोज रोज पैसा ना देना पड़े, एक बार पैसे दे देते हैं जो पैटी कैशर होता है, तो यानी पैटी एक्सपेंसेस पेड इन कैश जो भी हुए हैं उसके लिए पैटी कैश बुक बनाया जाता है। इसका सिस्टम होता है इम्प्रेस सिस्टम। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, पासबुक इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द कस्टमर मेंटेन्ड बाय द बैंक। ठीक है, बिल्कुल। A business firm periodically prepare a bank reconciliation statement to reconcile the bank balance as per the cash book and with the passbook as these to show difference of various reason। बिल्कुल, both are correct, both statement are correct। ठीक है, पासबुक को मैंने आप लोगों को बीआरएस चैप्टर को बहुत अच्छे से करवाया कोर्स में, प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं एमसीक्यू। आई होप आप लोगों का ये क्वेश्चन ठीक होगा। और मैं ये आप लोगों को ये हमेशा इसलिए ही बोलती हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करते रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस पेपर में तो आप लोगों के रेशो के क्वेश्चन बहुत ही आ रखे हैं, पर ये तो नहीं है कि हर पेपर में इतने ही क्वेश्चन आए, बट रेशो फिर भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ के ना जाए। ठीक है, पहले तो रेशो चैप्टर के कितने रेशो हैं, उनके न्यूमेरिक, उनके फॉर्मूलाज, कौन सा रेशो क्या बताता है ये, और फिर एक दो प्रैक्टिस कर लें आप लोग। ठीक है, और आप लोगों को जितना मैंने करवाया वो भी सफिशियंट है, बाकी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे एक रेशो की, एक और वो लेके क्लास लेके। ठीक है,
देखो द करंट लाइबिलिटी आप लोगों की ये गिवन है, करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, वैल्यू ऑफ द स्टॉक। आप लोगों को पता होगा लिक्विड रेशियो आप लोगों का क्या बताता है, लिक्विड रेशियो या जिसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और आप लोगों का करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी ये होता है। लिक्विड एसेट और करंट एसेट में क्या डिफरेंस होता है, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस का ही डिफरेंस होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कहीं है ही नहीं, तो स्टॉक का ही डिफरेंस हुआ। तो इन दोनों का डिफरेंस ही स्टॉक है। तो सबसे पहले तो आपको करंट लाइबिलिटीज गिवन है। करंट लाइबिलिटीज कितनी है आप लोगों की, 1.5 लाख करंट रेशो में। तो इसका मतलब 1.5 लाख गिवन है करंट लाइबिलिटी, इसका ये करंट लाइबिलिटी तो बता रहा है और ये करंट एसेट, तो उसका 3 गुना, यानी 1.5 लाख अगर आप लोगों का ये वाला रेशो गिवन है और यहाँ 3 है, ये 1 है के बराबर है, तो 3 के बराबर कितना होगा, 15×3=45, यानी 4,50,000 के बराबर है ना। आई होप क्लियर है, 4,50,000 के बराबर है। तो 4,50,000 आप लोगों की क्या आ गई, करंट लाइबिलिटी आ गई, वो सॉरी करंट एसेट आ गई। करंट एसेट आप लोगों की क्या है, 4,50,000 है ना। और तो लिक्विड एसेट जो आप लोगों की करंट लाइबिलिटी है वो है आप लोगों की, एक सेकेंड देखो, लिक्विड एसेट क्या है, आप लोगों की करंट लाइबिलिटी क्या है, 1.5 लाख, और लिक्विड एसेट कितनी हुई, 1.5 लाख ही। भाई करंट लाइबिलिटी 1.5 लाख है और लिक्विड एसेट भी 1.5 लाख हुई, तभी तो रेशो 1:1 आएगा। तो आप लोगों की जो करंट रेशो है उसके अंदर तो करंट एसेट है आप लोगों की 4,50,000, और जो लिक्विड रेशो है उसके अंदर आप लोगों की लिक्विड एसेट है कितनी, 1.5 लाख। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस आया 3 लाख, वही आप लोगों का क्या है, स्टॉक है। तो 3 लाख आंसर आ जाएगा, सिंपल। फिर से बता रही हूँ इस क्वेश्चन को, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। देखो भाई आप लोगों का करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। और लिक्विड एसेट का क्या होता है, लिक्विड रेशियो का लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी तो कॉमन है ना। अब इनका रेशियो दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 3:1 और इसका दे रखा है 1:1। तो यानी करंट लाइबिलिटी ये दोनों है ना, तो 1 है किसके बराबर, 1.5 लाख के बराबर। तो 3 होएगा ये, तो 4,50,000 करंट एसेट, और यहाँ पे 1.5 लाख ये है और रेशो भी 1 है, तो 1.5 लाख ही ये होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस 3 लाख ही तो हुआ। यही आंसर है आप लोगों का। द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द ड्यू टू स्टेक होल्डर एज वेन द ड्यू टू इज नोन एज। देखो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे ही जब ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो आप लोगों को जरूरी नहीं है ट्रेडिशनली पूरी तरीके से फॉर्मूलाज लगाने, ठीक है, जरूरी नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप लोग सीधे सीधे चीजों को निकाल सकते हैं, सीधे सीधे आप लोग चीजों को निकाल सकते हैं, बट आप लोग निकालना नहीं चाहते क्योंकि दिमाग नहीं लगाना चाहते, ठीक है। तो प्लीज दिमाग को लगाएं और थोड़ा सा क्या करें, देखो आप देखो एबिलिटी टू पे, द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे द अमाउंट ऑफ स्टेक होल्डर एज, स्टेक होल्डर कौन होते हैं, हितकारी जितने भी लोग हैं, जैसे सप्लायर्स ये सारे, ठीक है, कस्टमर्स ये सारे, तो ये कौन से होते हैं, ये तो स्टेक होल्डर। और अगर शेयर होल्डर है तो वो लॉन्ग टर्म होता है। तो स्टेक होल्डर में क्या जाएगा आप लोगों का, लिक्विडिटी मेजर होता है जो शॉर्ट टर्म में होता है, ठीक है। इसका आंसर आएगा आप लोगों का सेकेंड, लिक्विडिटी। फिर है व्हेन द पार्टनर टू एग्रीड डिसोल्यूशन ऑफ द वर्क, डिसोल्यूशन वर्क फॉर एन एग्रीड रेमुनेरेशन बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रेमुनेरेशन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो क्या पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक हो जाएगा, पार्टनर कैपिटल टू बैंक एंट्री। फिर है आप लोगों का वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको करके जाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले आप लोग जो करके जाओगे वो ये है कि 3 तरह की एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फिनेंशिंग एक्टिविटी। इस इनमें अमाउंट कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी क्या क्या चीजें जाती है, जो डेली रूटीन के जो खर्चे होते हैं वो इसके अंदर जाते हैं, लाइबिलिटी और एसेट, ठीक है। और इन्वेस्टिंग जब इन्वेस्ट करके पैसा आ रहा है या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आते हैं। फिनेंसिंग में जब आप शेयर या कहीं से पैसा आप ला रहे हो वो फिनेंसिंग में आते हैं, ठीक है।
तो आप लोगों का कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल एंटरप्राइजेस, फिनेंशियल यानी जिसका काम ही वित्त का है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड शुड बी क्लासिफाइड एट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो जाएगी, आप लोगों को ध्यान रखना है। और अगर यही चीज किसी और का होता तो आप लोगों का अगर रिसीव हो रहा है जो, तो आप लोगों का इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि अब ये आप लोगों के सिलेबस में है नहीं, ठीक है। फिर भी एक बारी थोड़ा सा एक बारी क्वेश्चन को देख लीजिएगा। देखिए, A Limited has agreed to pay purchase price of building 2,20,000. Half of payment was made in cash and remaining half by issue of 9% debenture 100 each at premium of 10. ठीक है, तो आप लोगों का 2,20,000, इसका हाफ कितना हो जाएगा बेटा? 1,10,000 कैश में दे दिया, ठीक है, 1,10,000 कैश में दे दिया। आप लोगों से पूछा क्या है, हाउ मच डिबेंचर विल बी इशू फॉर पेइंग परचेज अमाउंट, कितना पे किया? तो 100 और आप लोगों का 10% प्रीमियम है तो 110 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया आप लोगों का? 1000 आ गया, 11 एकम 11 यानी 1000 आ गया। और बहुत सारे बच्चे इसमें 1100 की गलती करेंगे, ठीक है, 1000 आ जाएगा, 1000 आंसर आ जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कौन सी ट्रू है इसमें? इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, इट डजंट इंक्लूड्स, इसमें ट्रू पूछा है, इट डजंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, ठीक है। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इट इंक्लूड्स जो आप लोगों का आइटम्स ओनली रिलेटेड टू करंट पीरियड, जो करंट से कोई मतलब नहीं होता, ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। ये सारे गलत है, ट्रू पूछा था, इसमें इट डजंट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन आएगा। द एक्सपेंसेस that are incurred in connection with the formation of company, जब फॉर्मेशन होता है, कंपनी का निर्माण होता है, जो एक्सपेंसेस लगाए जाते हैं उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या आरंभिक व्यय बोला जाता है। द रिकरिंग ग्रांट्स इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस ग्रांट, अगर जो मेंटेनेंस के लिए जो ग्रांट दी जाती है कि मेंटेनेंस, मेंटेन करो चीजों को, ठीक है, ना कि कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, आवर्ती अनुपात वह अनुदान वह निर्वाह अनुदान के रूप में माना जाता है। मेंटेनेंस के लिए जो बोला जाए वो रिवेन्यू रिसीट होते हैं, ठीक है, क्या होता है? रिवेन्यू रिसीट होते हैं हमारे। चलते हैं आगे बिना देरी करे हुए, कम से कम समय में चीजों को करवाने की कोशिश करती हूँ मैं। विच हुंडी इज सिमिलर टू डिमांड बिल, ये हुंडी के टाइप भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दर्शनी हुंडी। ऐसी हुंडी, हुंडी यानी बीओई का को ही पहले बोला जाता था हुंडी, ठीक है। तो जो सिर्फ महज दिखाने पर मिल जाती है तो डिमांड बिल, ठीक है, तो उसे दर्शनी हुंडी बोला जाएगा। फिर है आप लोगों का ये भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में। इट इज ड्रोन बाय डेटर, नहीं जी, ये डेटर के द्वारा नहीं बल्कि क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है। क्रेडिटर मतलब जो उधार दे रहा है सामान को। देखो बेटा, यही गलत है, इसका आंसर यही हो जाएगा क्योंकि ये लिखा जाता है। देखो बीओई क्या होता है, ये एक ए बंदा है, ये बी बंदा है, ये आपस में जानते हैं, ये एक स्मॉल शॉप करके बैठा है और ये दिल्ली में एक इसकी बड़ी दुकान है। बी क्या करता है, ए से सामान लेकर और अपने मोहल्ले में बेचता है। तो बी के पास एक बार पैसे नहीं है तो वो ए के पास जाता है कि भाई सामान दे दे, ए कहता है ओके मैं तेरे को उधार सामान दे देता हूँ, 2 महीने बाद पैसे दे दियो। बट ए क्या करता है, एक बिल लिखता है और उस पर लिख देगा 2 महीने बाद पैसा दे देगा ये, और उस पर बी का साइन करवा लेता है। तो लिख कौन रहा है? जो उधार दे रहा है, जो जो उधार दे रहा है, ठीक है। तो क्रेडिटर के द्वारा लिखा जाता है, पहला ही ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर है उसके बाद आप लोगों का आगे, ये हालांकि आप लोगों को रेशियोज के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं भी आते होंगे, तो इसलिए मैं छुड़वा नहीं रही हूँ, चाहे इजी क्वेश्चन है चाहे हार्ड, फिर भी करवा दे रही हूँ, ठीक है। कौशल और गुलाब एक फर्म में साझेदार है, ठीक है। कौशल एंड गुलाब आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3। दे एडमिट राजू एज अ पार्टनर, 1/7 शेयर प्रॉफिट्स, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने सॉन्ग बताया था।
सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग न्यू माइनस ओल्ड, तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ठीक है। तो ओल्ड आप लोगों का है बेटा, ओल्ड रेशो क्या है बच्चों, ओल्ड है आप लोगों का 5:3 और न्यू आप लोगों का क्या है 4:2:1, ठीक है। तो ए का सेक्रीफाइस कितना हो जाएगा, ओल्ड, ओल्ड कितना है, ए का 5, 5/8 -5 -4, 4 होने सबका टोटल, 4 2 6 और 1 7, 7, इसे लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 आप लोगों का एलसीएम आया, और 8 7 56 35, और ये आप लोगों का आएगा 3, 3 आ जाएगा। बी का कितना आएगा भाई, बी का आएगा 3/8 माइनस 2/7, इसका भी 56 और 7 21 माइनस 8 दूनी 16, फिर आप लोगों का आ जाएगा ये 5, ठीक है। तो यानी 3/56 और 5/56, 3:5, और बहुत सारे बच्चे इसको लिखने में ही उल्टा कर देंगे, तो 3:5 इज योर आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, हार्ड कुछ भी नहीं था, और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इजी पूछा जाएगा। देखो बेटा, अक्सर मैंने आप लोगों को जो आप लोगों के शेयर कैपिटल वाली जो क्लास है उसमें बताया भी था, फिर से बता रही हूँ। देखो बेटा, ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता ही है और बच्चे कंफ्यूज होते ही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे लंबा क्वेश्चन होना तो सीधा ये देखो आपसे पूछा क्या है, क्योंकि कई बार हम पूरे क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाते हैं, बट वो एक सही तरीका नहीं होता है। सबसे पहले देखो, द शेयर कैपिटल फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर कैपिटल फॉरफिटेड अकाउंट विल बी डेबिटेड। एक बार होता है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट होता है वो आप लोगों के रीइश्यू वाली एंट्री में होता है, ठीक है, और ये डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो इन द एंट्री ऑफ रीइश्यू एंट्री, वो होता है आप लोगों का जो कैपिटल रिजर्व में जाता है, ठीक है। एक बार तो डेबिट हो रहा होता है, एक बार क्रेडिट, यानी आप लोगों का यहाँ डेबिट का क्या मतलब है, ये शेयर फॉरफीचर डिस्काउंट को ही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डाला जाता है जब डेबिट होता है। भाई डिस्काउंट क्या होता है, हमारा खर्चा होता है, खर्चा होता है तो डेबिट होता है, लेकिन ना डिस्काउंट को डिस्काउंट ना लिखकर ये रीइश्यू वाली एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट से डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जब डेबिट बोला गया तो मतलब डिस्काउंट बताना है बेटा, और जब शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिटेड पूछा जाएगा तो आप लोगों का जितना पेड कर दिया, यानी जितना हमने जब्त किया उस अमाउंट को बता रहा है। फिर से बोल रही हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना अगर ये खड़े खड़े वीडियो को सुन रहे हो तो। जब क्रेडिट बोला गया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट बोला गया है तो आपका अमाउंट किससे होएगा, जो पेड अप, जो कंपनी ने पेड अप कर दिया ना अभी तक, उसी को जब्त कर रहे हैं, तो ये जब्त वाली एंट्री की पूछ रहा है। लेकिन अगर डेबिट बोला है, डेबिट मतलब डिस्काउंट पूछ रहा है, डिस्काउंट कितने का दिया, ठीक है, डिस्काउंट में कितना गया, बस ये पूछ रहा है, क्योंकि डेबिट है ये। तो फिर से बता रही हूँ, क्योंकि डिस्काउंट को ही शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ही डेबिट किया जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डिस्काउंट से मतलब है हमें, मतलब डिस्काउंट पूछा गया हमसे, और कुछ चीज को देखेंगे ही नहीं अब हम। अ कंपनी फॉरफिटेड 200 शेयर, सबसे पहले तो कितने शेयर पे है, 200 पे, ऑफ 100 ईच, 70 कोल्ड अप और पेड अप। अगर हमसे यहाँ क्रेडिट पूछा गया तो पेड अप अमाउंट से मतलब रखते, 1000 रुपए हमारे क्रेडिट हो जाते हैं, यानी आप लोगों का 100 रुपया का ईच है और 50 पे कर दिया, तो आप लोगों के क्या हो जाता 50 का ईच है, तो आप लोगों का 5 दूनी 10, 10,000 रुपए हो जाता सीधा सीधा। भाई 200 को 50 से इंटू करेंगे कितना आ जाएगा, 3 जीरो तो ऑलरेडी अवेलेबल है, और एक 5 दूनी 10, 10,000 आ जाता। और आधे से ज्यादा बच्चे ये गलती करके भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये आंसर गलत है, क्योंकि हमसे तो डेबिट पूछा गया है ना, डेबिट पे जोर देना, डेबिट मतलब डिस्काउंट, तो आधे से ज्यादा बच्चे इसका 10,000 आंसर करके आएंगे और गलत होगा, ठीक है। अब देखो आगे, हमें तो इससे मतलब ही नहीं है क्योंकि डेबिट पूछा गया है। दी शेयर्स वर रीइश्यूड बाई 80 रुपए फुल्ली पेड अप, आपने 100 रुपए की चीज को 80 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया, मैं बोल रही हूँ 100 रुपए की चीज को 80 में बेच दिया, तो कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 20 रुपए का डिस्काउंट दिया मैडम जी। और कितने शेयर पर, 200 शेयर पर, तो 20 × 200 भाई कितने हो गए, 2 दूनी 4, 4,000, 4,000 आंसर हो गया भाई आपका। इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 4,000। अगर यहाँ पे क्रेडिट लिखा होता तो 10,000 आंसर हो जाता, डेबिट बोला गया, डिस्काउंट पूछा गया है माय डियर बच्चों। सीधा सीधा क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, कभी भी ना तो एग्जाम में फेल होगे
और ना आप लोगों को माइंड में कोई कंफ्यूजन पैदा होगी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इन विच सिस्टम the monetary effect of a transaction is taken into account in the period which they are earned rather than the period in cash actually received। कैश पे ध्यान नहीं दे रहा है, जिस दिन कमाई गई है उस दिन रिकॉर्ड कर ली, तो एक्रूअल बेसिस पे होती है। कैश पे जो ध्यान देता है वो कैश बेसिस होती है। आई होप क्लियर है चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, द ओपिनियन एंड बिलीव सेगमेंट ऑफ एन एटीट्यूड। ओपिनियन और बिलीव के बारे में बताता है बेटा कोग्निटिव कंपोनेंट। ठीक है, फिर है द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन 1992 रिप्लेस्ड। जो फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट आप लोगों का रेगुलेशन है वो किसके द्वारा रिप्लेस्ड हुआ था? वो हुआ था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल 1947। ये कुछ रटने वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। A principle enlightened marketing that requires a company seeks real product and marketing improvement। तो कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग होती है। ठीक है, जिसके लिए कंपनी को वास्तविक उत्पाद और विपणन सुधार की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, इसका आंसर ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया एक बारी। देखो, एक ऐसा प्रिंसिपल जो रियल रियल प्रोडक्ट और मार्केटिंग इंप्रूवमेंट के ऊपर बात करता है वो इनोवेटिव मार्केटिंग होती है, ना कि कस्टमर वैल्यू मार्केटिंग। ठीक है, फिर है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग और इंश्योरेंस किसके एग्जांपल है? टर्सरी या सर्विस इंडस्ट्रीज के। ठीक है, फिर है स्टाफ अथॉरिटी वर्क एज। जो स्टाफ अथॉरिटी होती है वो किसकी तरह काम करती है? चेन ऑफ कमांड। ठीक है, फिर है आगे आप लोगों का नोट एंड कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसका जो पार्ट नहीं है वो है मेजरमेंट। आप लोगों को पता है एक सेंडर होता है, ठीक है, मैसेज, चैनल, इनकोडिंग, फिर जो रिसीवर होता है वो डिकोड करता है, तो ये मेजरमेंट इसका पार्ट नहीं है। फिर है आप लोगों का पार्टनरशिप डीड का कौन सा पार्ट नहीं है? ये मैंने आप लोगों को जब सिलेबस करवा रही थी तब भी बताया था कि पार्टनरशिप डीड से एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्या इंक्लूड है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्या नहीं है? नेम ऑफ द फर्म होता है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ फर्म, लिस्ट नहीं होती है एम्प्लॉयज। ठीक है, ये नहीं होता है, तो आंसर इज 127 का 2। फिर है इनविजिबल, जो दिखाई नहीं देती है वो क्या होती है? सर्विसेज होती है, सर्विस ट्रांजेक्शन इनविजिबल होती है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रेता के संबंध में खरीदारों के अधिकारों और शक्ति के सुधार के लिए नागरिकों और सरकारी एजेंसियों का एक संगठित आंदोलन कहलाता है। एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट ऑफ citizens and government agencies to improve right and powers of buyer in the relation to seller, that is called consumerism। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी नो, सिटीजनशिप नो। ठीक है, फिर उसके बाद है अ टेम्पररी प्राइसिंग इन विच कंपनी सेल प्रोडक्ट बिलो द लीस्ट प्राइस, समटाइम्स इवन बिलो कॉस्ट टू इंक्रीज शॉर्ट टर्म सेल्स। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर टेम्पररी प्राइसिंग करेंगे, गलत है, ये भी गलत है। प्रमोशनल प्राइसिंग, कोई चीज जब कोई कंपनी अपने उत्पाद को या प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती है तो वो लीस्ट प्राइस से भी नीचे सेल करने के लिए रेडी हो जाती है, तो इसे बोलते हैं प्रमोशनल प्राइसिंग। फिर है मनी इज वॉट मनी डज। मनी, पैसा वह है जो पैसा कर सकता है। दिस इज, ये डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, बहुत अक्सर एग्जाम में पूछी गई है, वॉकर सर ने ये दी है। पैसा वह है जो पैसा करता है। ठीक है, पीओएस DCORB, ये लूथर गुरलिक ने दिया है और ये भी आरपीएससी से यूं का यूं उठाया हुआ क्वेश्चन है। P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, C for coordinating, R for reporting और B for busting। फिर है प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूड, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग में होता है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस प्लानिंग में होता है, साइनिंग ड्यूटीज होता है, सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव भी नहीं होता, ये प्लानिंग में होता है। फिर है गेट एस्टेब्लिश,
इसके हर एक जगह 2-2 डेट है। केम इनटू फोर्स आया था आप लोगों का 1948 में, ये दोनों ही आंसर सही है। स्टेब्लिशमेंट 1947 की तरफ जाएंगे, केम इनटू फोर्स 1948, 1947 और 48 दोनों ही सही है, बट हम अभी स्टेब्लिश पूछा गया है तो 1947 की तरफ जाएंगे। फिर है इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन, जब भी पैसों की बात हो जाए तो इकोनॉमिक एनवायरमेंट, और यहां से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों, प्लीज ना छोड़ना इस टॉपिक को। बहुत कम समय में पूरा के पूरा पेपर सॉल्यूशन करने की मतलब हिम्मत करी है मैंने, ठीक है, कोशिश करी है मैंने, ठीक है। हेनरी फेओल के 14 सिद्धांत में इंक्लूडेड है, which of the following included in Henry Fayol's principles of management? Harmony, not discard. This is the principle of Taylor sir. Corporation, not individual. ये भी टेलर सर का है। डेवलपमेंट और यूनिटी ऑफ कमांड, ये आप लोगों का हेनरी फेओल सर का है। The organization structure most suitable, large organization having diversified activities. लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा होता है आप लोगों का मेनली जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनाती है, और इसका आंसर आएगा आप लोगों का फंक्शनल, ठीक है। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज, दैट इज फंक्शनल। फिर है आप लोगों का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शनल लीडर? मैनेजमेंट बाय एग्जेप्शन, इंस्पिरेशनल मोटिवेशन, ये तो होता है ट्रांसफॉर्मेशन का, आइडियलिस्टिक इन्फ्लुएंस, और ये मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, ये इसका आंसर होगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। हाँ जी, आगे चलते हैं। इंटरनल इंटरनल एलिमेंट दैट में इंटरफेयर विद द कंपनीज एबिलिटी टू अचीव। इंटरनल है, देखो स्वोट एनालिसिस का एक क्वेश्चन जरूर आता है, याद रखना। अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल है, देखो स्वोट की फुल फॉर्म क्या होती है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये लिखी हुई है वही। ये तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, हमारी अच्छाई और हमारी मजबूती हमारे अंदर होती है, और ये एक्सटर्नल है। तो इंटरनल पूछा गया, इंटरनल में ये दोनों में से, लेकिन इंटरफेयर, तो इंटरफेयर तो वीकनेस ही करेगी ना, तो आंसर इज वीकनेस, कमजोरी हमें पीछे ले जाती है। फिर है डैश अकर इफ अ गिवन परसेंटेज इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, स्मॉल परसेंटेज इज आउटपुट। अगर हम लोगों ने इनपुट ज्यादा लगाया बट आउटपुट बढ़ा तो है बट उतना नहीं बढ़ा है, तो ये क्या बोलेंगे बेटा? डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, अब आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब आप लोगों ने जितना इनपुट लगाया है उससे ज्यादा आप लोगों का आउटपुट आए तो उसे बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जितना इनपुट लगाया उतना ही रहे तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, और जितना इनपुट लगाया है उससे कम आउटपुट आए तो उसे डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहा जाता है। फिर है आप लोगों का विच वन ऑफ द डेलीगेटेड, कौन सी चीज डेलीगेट की जा सकती है, ठीक है। पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ना, अथॉरिटी आप लोगों की डेलीगेट की जा सकती है। हु डिटरमाइंस कैश रिजर्व रेशियो? सीआरआर, बैंक रेट, आप लोगों का रेपो रेट, ये मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, ये भी इको का क्वेश्चन है, और ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? सेंट्रल बैंक, यानी हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर है एफिशिएंसी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन फोकस बाय, ये टेलर सर ने दिया है, सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। फिर है आप लोगों का सार्क, एसोसिएशन ऑफ सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, ये किसने दिया है और ये सिचुएटेड कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। फिर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फोकस करता है वो है आप लोगों का स्पेशलाइज्ड बैंक, यानी एग्जिम बैंक। कमर्शियल बैंक का पार्ट नहीं है, कोऑपरेटिव का पार्ट नहीं है, सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है। आप लोगों का नेक्स्ट है अमंग फॉलोइंग सोर्सेज विच इज द वन इज इंटरनल रिक्रूटमेंट सोर्स। रिक्रूटमेंट के सोर्स दो है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जब बाहर से हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, इंटरनल मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, तो उसे ट्रांसफर,
जो इंटरनल का पार्ट है ट्रांसफर, एडवर्टीजमेंट से तो बाहर से लोग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे आएंगे, रिकमेंडेशन बाहर से आ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय द्वारा रिकमेंड किए गए हैं, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम कहीं स्कूल या कॉलेज से कर रहे हैं। एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द फार्म अर्न्स प्रोड्यूसिंग और सेलिंग एन एडिशनल यूनिट, तो उसे बोलते हैं मार्जिनल प्रॉफिट। फिर अ डिजायर टू सेटिस्फाई वंस इंटरेस्ट रिगार्डलेस इम्पैक्ट ऑफ अदर पार्टी टू कॉन्फ्लिक्ट के बाद आ गया तो अवॉइडिंग, ठीक है। फिर है आप लोगों का द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कैश इनफ्लो माइनस कैश प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो, माइनस पूछा गया है तो माइनस है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू माइनस। फिर है नीड अचीवमेंट, आप लोगों की नीड अचीवमेंट थ्योरी। अब नीड हिरार्किकल थ्योरी होता तो आप लोगों का एच मैस्लो हो जाता, लेकिन नीड, अगर ध्यान रखना नीड थ्योरी देखते ही ना बच्चे मैस्लो की तरफ भागते हैं, बट इसका आंसर क्या आएगा, अचीवमेंट बोला है ना, नीड के साथ हिराकी बोला है तो हिराकी बोला है तो मैस्लो आएगा, नीड के साथ अचीवमेंट आया तो मैकलेंड आएगा। और इन्होंने इनकी थ्योरी में 3 चीज बोली है, कौन सी है, एक तो नीड ऑफ पावर, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एप्रिसिएशन, ठीक है, नीड फॉर पावर, नीड फॉर अचीवमेंट और नीड फॉर एप्रिसिएशन, ठीक है। तो यही है इनकी अचीवमेंट थ्योरी, और यहाँ पे आप लोगों का ये पेपर होता है खत्म, और आप लोगों का पूरा न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सारी चीजें मैंने कम टाइम में सारी चीजें करवाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों के लिए ये पेपर यूजफुल रहे, और कॉमर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पेपर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि रेशियो से क्वेश्चन आ सकते हैं, दोबारा भी आ सकते हैं, हमें छोड़ना नहीं है। कैपिटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर डेफिनेशन नहीं छोड़नी है हम लोगों को, और शेयर कैपिटल रेशियो से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है, इन टॉपिक्स को रिवाइज करना है। यहाँ पे देखो पेपर को करने का ढंग ये होता है, यहाँ पे जो टॉपिक आए हैं और जो हमसे सोल्व नहीं हुए हैं वो हमारे कच्चे हैं, उनको दोबारा से रिवीजन करें। जो भी बच्चा अगर अभी भी जाग जाए, अगर कोई बच्चा अभी अभी जागा है और उसे लग रहा है कि वो एस्टेट क्लियर नहीं कर पाएगा, तो वो मेरे क्रैश कोर्स की तरफ आ सकता है। क्रैश कोर्स में मैंने पूरा रिवीजन करवाया है आप लोगों का, और ईच एंड एवरी टॉपिक बहुत कम टाइम में आप लोगों का कवर करवाया गया है। आप लोग अगर पेपर से पहले 15-20 दिन पहले भी मेरे कोर्स को लेते हैं और बार बार एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आप लोग कर जाते हैं तो हो जाएगा। अब कोर्स मेरा भारी भरकम नहीं है, इतना नहीं है, बहुत छोटी छोटी वीडियोस है, आप लोगों का स्ट्रेट हो जाएगा, इतना मैं बोल रही हूँ। बस आप लोग ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें, और चीजों को बार बार पढ़ते रहे, एमसीक्यू लगाते रहे, ठीक है। ओके बच्चों, क्रैश कोर्स फुल कोर्स दोनों अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं स्टेट के लिए। और फुल कोर्स में आप लोगों का एमसीक्यू, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, आप लोगों की फुल पेपर सॉल्यूशन, सारी चीजें, थ्योरी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ईच एंड एवरीथिंग आर कवर्ड, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स, और क्रैश कोर्स में कोई भी नोट्स पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जो लाइव क्लास अभी हो रही है वो तो अवेलेबल है, बाकी पिछली लाइव क्लास अवेलेबल नहीं है। रिकॉर्डेड फॉर्म में सारा कोर्स आप लोगों को कंप्लीट करवाया गया, रिवीजन वीडियोस है, यही चीजें अवेलेबल है। फिर भी अगर आपको कोई कोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलती हूँ किसी नई ऑडियो वीडियो या फिर लाइव क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रिपरेशन को मत छोड़िए, ठीक है। आप लोगों की रूटीन का थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही आपका एग्जाम क्लियर करवाएगा। ओके बच्चों, जय श्री राम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।